हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बेसिक से दो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, उनका मतलब समझेंगे। जो हमारा आर्टिकल 13 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर दोनों डॉक्ट्राइन मेंशन है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स होता क्या है, उनका बेसिक मतलब विथ रियल एग्जांपल्स और विथ केस लॉज आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और एक्लिप्स है, ये दोनों हमारे आर्टिकल 13 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर मेंशन है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का सिंपल सा मतलब ये समझिए, इसका मतलब होता है सेपरेट करना। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी भी कहते हैं। देखिए, मान लीजिए ये पूरा एक्ट है, इस पूरे एक्ट में कुछ ऐसा पार्ट है जो कि वॉइड है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वॉइड पार्ट है छोटा सा, उसको सेपरेट कर देंगे, उसको अलग कर देंगे, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो वैलिडली काम करेगा जैसे कि वो करता आया है। देखिए, रियल एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए आप मार्केट गए और बहुत सारे एप्पल्स आप लेकर आए, और लेकर आकर आपने उनको एक बास्केट में भर दिया। अगले दिन आप देखते हैं उनमें से एक एप्पल है वो खराब हो गया है बिल्कुल तरह पूरी तरीके से। तो क्या अब आप पूरी बास्केट उठा के बाहर फेंकेंगे? नहीं। आप अप्लाई करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, जिसका मतलब है सिर्फ वो एप्पल बाहर जाएगा जो कि खराब हुआ है, और बाकी के फ्रेश एप्पल काम आ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से बाकी का जो बचा हुआ पार्ट वैलिडली काम कर रहा है, तो वो काम आएगा, वो वैसे ही चलेगा जैसे वो चलता आया है। सिर्फ वही पार्ट जो वॉइड है वो हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, और इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के 3 इंपॉर्टेंट केस लो जो हम यहाँ देखेंगे। ये केस लो कैसे पूछे जाते हैं? आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का केस बताओ, या फिर एफ एन बलसारा का केस है वो कौन से डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है, या फिर इनको सीरीज वाइज अरेंज करना। और अगर आप सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हो तो वैसे भी आपको ये तीनों केस लो लिखने ही पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं ए के गोपालन। ए के गोपालन का जो केस था वो 1950 में हमारे पास आया था। इस एक्ट केस में क्या हुआ था, सेक्शन 14 था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का। वो जो सेक्शन था वो इनकंसिस्टेंट काम कर रहा था फंडामेंटल राइट्स के। तो हमने क्या करा, उसको जो पार्ट था वो सेक्शन 14 का, उसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद जो वैलिडिटी थी उस एक्ट की, वो कुछ भी खराब नहीं हुई, वो वैसे ही चलता आ रहा था। तो वो क्या करा, सेक्शन 14 का एक्ट हटाने के बाद वो बिल्कुल वैलिडली काम किया, उसको हमने सेपरेट कर दिया, और बाकी का बचा हुआ पार्ट वैलिड हो गया। देखिए, चीज़ें जो ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए कुछ केस लॉज़ ऐसे भी होते हैं जिनको सेपरेट करने के बाद वो अपनी रियल वैल्यू खो देते हैं। वो काम ही नहीं आएँगे, अगर उनको सेपरेट आपने कर दिया, उनका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा। तो इस केस में ये सेपरेटेबिलिटी काम नहीं करेगी। सेपरेट होने के बाद वो वैलिडली काम करना चाहिए। अगर आप उसको अलग कर देंगे, तो अगर वो वैलिडली काम कर रहा है तभी वो अलग होंगे। अब देखिए, अगला केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ एन बलसारा। एफ एन बलसारा के अंदर क्या हुआ था, जो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट था उन्होंने बैन कर दिया लिकर के यूज को और सेल को, मतलब उसको बेचना और यूज करना दोनों ही बैन हो गया था। तो जैसे ही इनको बैन किया दोनों को, यूज को और सेल को, तो वो लिकर जो कि काम आ रही थी कुछ भी मेडिकल एक्टिविटी या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए, तो वो भी बैन हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अनरीजनेबल पार्ट है वो रिमूव कर दिया जाएगा, और बाकी का जो बचा हुआ एक्ट है, मतलब बाकी का बचा हुआ प्रोहिबिशन है कि यूज और सेल नहीं होगा, वो वैसे ही वैलिडली अप्लाई हो जाएगा। तो इसके अंदर आपने क्या किया, दो जजमेंट दिए थे, एक को आपने हटा दिया, बचा हुआ क्या किया, वैलिडली काम आया। उसके बाद में अगला केस लो देखिए, आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये हमारे पास 1957 के अंदर आया था, जिसके अंदर ये बोला गया कि बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उस पे अगर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, अगर वो वैलिडली काम कर रहा है, तो वैलिड अगर वो है तो वो ऑपरेट होता रहेगा जैसे कि वो ऑपरेट पहले से होता आ रहा है। मतलब जैसे कि वैलिड पार्ट चल रहा है वैसे ही वो चलता रहेगा, वॉइड पार्ट आपको रिमूव कर देना है। देखिए, आपको इस डॉक्ट्राइन में सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब टू सेपरेट करना है। आप बैड चीजों को हटा के अच्छी अच्छी चीज रख लेंगे। बस इस बेसिक से मतलब से इस डॉक्ट्राइन को याद रखिए। 3 केस लो, ए के गोपालन, एफ एन बलसारा और आरएमडीसी। अब उसके बाद में देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है, ये वही एक्लिप्स है जो आप आसमान में सन और मून के साथ देखते हैं, मतलब कि हाइड हो जाना। जैसे सन और मून कुछ देर के लिए हाइड हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो लोज है वो कुछ टाइम के लिए हाइड हो जाते हैं, और जैसे ही उनकी जरूरत पड़ेगी वो सामने आ जाएंगे। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है वो कैसे काम कर, एक्लिप्स वैसे ही काम करता है जैसे कि आप उसको हाइड करके कहीं भी रख देते हैं, और जैसे आपको इसको जरूरत पड़ेगी आप उसको निकाल के यूज कर लेंगे। देखिए, जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो कि इनकंसिस्टेंट है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कौन से होते हैं, जो 1950 से पहले आए थे। तो उन लॉज पर, वो लॉ अगर इनकंसिस्टेंट है तो क्या होगा,
जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है उसके बेसिस पे वो हाइड होके रहेंगे। ये जो डॉक्ट्राइन है ये वॉइड एब इनिशियो या मतलब इनकी जो ऐसा नहीं है कि ये वॉइड एब इनिशियो होते हैं या इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इनकी वैल्यू जब आएगी जब इनकी जरूरत होगी, ये अचानक से निकल के आ जाएंगे और अपना काम करेंगे वैसे ही जैसे कि करते आए थे। देखिए, रिमेन इन डोरमेंट स्टेट का मतलब होता है ये हाइड होकर रहते हैं एक जगह पे। ऐसे समझ लीजिए कि एक जगह पे इनको छुपा दिया जाता है और जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी इसको खोलकर इनको निकाल लिया जाएगा। देखिए, इसको हम एक केस लॉ से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। केस लॉ है बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस जो 1955 के अंदर आया था। इसके अंदर क्या हुआ था, एक लॉ पास किया गया था जिसके अंदर गवर्नमेंट है उसकी मोनोपोली थी इन रनिंग द ट्रांसपोर्ट बिजनेस। मतलब गवर्नमेंट के पास ही ट्रांसपोर्ट सर्विसेज थी, उनको रन करने की मोनोपोली थी। पर 1950 जो आया उसके अंदर एक लॉ आया जिसके अंदर ये बोल दिया गया राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, जो हमारे आर्टिकल 19(1) के जी क्लोज के अंदर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई हो गया। मतलब जैसे कि आर्टिकल 19 अमेंड हुआ फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे बिजनेस पे वो सारे अलाउ कर लिए गए थे। तो जो पुराना एक्ट था वो फिर से एक्टिव हो गया। मतलब आप 1950 से पहले आपके पास मोनोपोली थी, फिर सब आपने 19(1) जी ला दिया कि आप कैरी ऑन बिजनेस कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अब क्या हुआ, 19 जैसे ही अमेंड हुआ फर्स्ट टाइम, फर्स्ट अमेंडमेंट से जैसे ही वो अमेंड हुआ, वो ओल्ड जो एक्ट था, वो मोनोपोली वाला एक्ट था, वो फिर से इनएक्टिव हो गया। अब देखिए, केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये तीनों ही चार केस लॉज है, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछ लिए जाते हैं कि केशव की एक्लिप्स है वो कौन कौन से केस है उससे रिलेटेड है, इनकी सीरीज पूछ लिए जाते हैं या फिर इनका एक नाम दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ये जो केस लॉ है वो किससे रिलेटेड है। अब देखिए, इसका एक रियल एग्जांपल हम एक और समझते हैं कि कोई भी बच्चा जो है, मान लीजिए एक स्कूल है जिसके अंदर ये बोला गया है कोई भी बच्चा है वो पैम्पलेट है वो प्रिंट नहीं करेगा विदाउट परमिशन। अब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, वहां पर हमें क्या मिला, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला। मतलब हम कुछ जो भी बोल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं हमारी मर्जी। तो वो जो लॉ था, कौन सा लॉ जो हमने बनाया था कि कोई भी पैम्पलेट बिना परमिशन के नहीं छपाए जाएंगे, वो एक्लिप्स हो गई, मतलब कि वो छुप गए। अब उसके बाद में गवर्नमेंट है, अगर वो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देती है या फिर बाद में अगर अलाउड कर देती है तो वो चीज़ें फिर से निकल के आ जाएगी और पैम्पलेट प्रिंट होने फिर बंद हो जाएंगे। पर अभी जो जो लॉ था 1948 वाला जिसमें ये बोला कि पैम्पलेट विदाउट परमिशन नहीं छापे जाएंगे, तो वो तो अभी डोरमेंट ही है, मतलब वो छुपा हुआ ही है। पर अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाता है या गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देती है तो वो इन निकल के भी आ सकते हैं। तो आपको एक्लिप्स में इतना ही ध्यान रखना है कि ये कुछ लूज होते हैं जो कि अगर इनकंसिस्टेंट है तो कुछ टाइम के लिए छुप जाते हैं। मतलब इनकी जरूरत पड़ी तो ये वापस आ जाएंगे, नहीं पड़ी तो ये छुपे हुए रहेंगे। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। केशव माधव मेनन का केस है, एफ एन बलसारा सबसे पहला केस है। इसके अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को एक्सप्लेन किया गया था। उसके बाद में बीकाजी नारायण का केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से केस के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को समझाया गया है। बीकाजी नारायण वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी 1955 का केस है, जो कि सबसे ज़्यादा जिसके अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है उसको इंट्रोड्यूस किया गया और इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये जो केस लो है इसी से डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इंडिया के अंदर आया था, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर दीप चंद वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1959 का केस है। इसके अंदर जो डिफरेंस है वो बताया गया था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे कि कैसे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है वो अप्लाई होगा। और उसके बाद में आता है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज अंबिका मिल्स जो 1974 के अंदर आया था, जिसके अंदर ये बोला गया था कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है वो किस पे कैसे अप्लाई होगा। अब देखिए, ये चारों ही लॉ है वो हमारे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स से चारों ही केस लॉज है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स पे अप्लाई होंगे। चारों ही हमारे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की पूरी वीडियो में हमने बेसिक से मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करी है कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या होता है।